नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हम इस समय पर अपना बिहार का एस्टेट का जो पेपर सेकंड है दोस्तों, उच्च माध्यमिक स्तर पीजीटी का, उसका दोस्तों हम संपूर्ण पाठ्यक्रम अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने कहा था कि सबसे पहले हम हमारे पाठ्यक्रम में जो रचनाएं लगी हुई हैं तो रचनाओं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो हिंदी साहित्य का इतिहास और जो काव्य शास्त्र के टॉपिक लगे हैं, रस छंद अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, ये दोस्तों हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। और हिंदी व्याकरण भी कहीं ना कहीं हम पढ़ ही चुके हैं कई परीक्षाओं में। लेकिन रचनाएं दोस्तों हमारे लिए बिल्कुल नई लगी हुई है। इसलिए दोस्तों हम रचनाओं का अध्ययन पूरे विस्तार के साथ में सबसे पहले करेंगे। उसके बाद हम दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का विकास, काव्य शास्त्र के जो टॉपिक है और हिंदी व्याकरण, ये हम दोस्तों करेंगे। तो रचनाओं के क्रम में दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में सबसे पहले कहानियाँ लगी हुई हैं। हमारे पाठ्यक्रम में 6 कहानियाँ लगी हुई हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। तो कानों में कंगना राजा राधिका रमण प्रसाद जी की, पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी की, पूस की रात प्रेमचंद्र जी की, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, और चीफ की दावत भीष्म साहनी जी की, और एक कहानी है कहानी का प्लाट शिवपूजन सहाय जी की। तो दोस्तों ये 6 कहानियाँ हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। तो दोस्तों हम सभी 6 कहानियाँ पूरे विस्तार के साथ में और प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को करवा चुके हैं। आशा करते हैं आप लोग देख भी चुके होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए और सभी 6 कहानियाँ जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं उनका अध्ययन करिए। उसके बाद दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में 3 उपन्यास लगे हुए हैं सिलेबस में, गोदान, मैलांचल और त्यागपत्र। तो दोस्तों सबसे पहले हमने गोदान उपन्यास का अध्ययन किया था और उसको 36 भाग जो गोदान उपन्यास के हैं, सभी 36 भागों का पूरे विस्तार के साथ में हमने अध्ययन किया था। और सभी 36 भागों के वीडियो भी अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को उपलब्ध भी करवा दिए थे। आप सभी लोग देख भी चुके होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। अगर नहीं देखा है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए, गोदान उपन्यास की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पे सभी वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमने मैलांचल उपन्यास का अध्ययन किया था। इसका दोस्तों जो मैलांचल उपन्यास है, ये दोस्तों खंडों में विभाजित है। सबसे पहले हम अध्याय 1 इसका कर रहे हैं। अध्याय 1 में दोस्तों 44 खंड है। उसके बाद दूसरा अध्याय हम इसका पढ़ेंगे मैलांचल उपन्यास का। तो अभी दोस्तों हम मैलांचल उपन्यास का अध्याय फर्स्ट मतलब पहले अध्याय का 37 खंड हम दोस्तों कर चुके हैं। मैलांचल उपन्यास दोस्तों अध्याय में बटा है और अध्याय खंडों में बटे हुए हैं। तो हम दोस्तों अध्याय 1 का क्या कहते हैं 37 खंडों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम दोस्तों इसके 38वें खंड का अध्ययन कर रहे हैं मैलांचल उपन्यास के। अध्याय 1 में दोस्तों 44 खंड है। इसके बाद दूसरा अध्याय आ जाएगा, वहाँ फिर खंड संख्या 1 से शुरू होगा। तो दोस्तों हम 38वें खंड का अध्ययन आज करेंगे अध्याय 1 के। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक 37 खंडों का वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों पहले जाइए प्लेलिस्ट में, और सभी 37 खंडों के वीडियो उपलब्ध हैं मैलांचल उपन्यास के, तो उनका दोस्तों अध्ययन करिए पूरे विस्तार के साथ में। उसके बाद दोस्तों आज के वीडियो में आइए 38वें खंड में, तभी आप लोगों को समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा। क्योंकि बीच से अगर आप लोगों को सीधे डायरेक्ट 38वें खंड में आएंगे तो आप लोगों को ना समझ में आएगा, ना तो और ना ही पढ़ने में मज़ा आएगा। इसलिए पहले खंड से जाइए और फिर आइए यहाँ तक। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल में हमारे नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हमारा जो प्रयास है हिंदी विषय के लिए कि किसी भी स्टेट की टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंस प्रोफेसर की कोई भी परीक्षा होगी तो दोस्तों हम अपना जितना सहयोग है हिंदी विषय के लिए उतना हम दोस्तों आप लोगों को करेंगे। अगर आप लोगों का सहयोग ऐसे ही मिलता रहा तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि बीपीएससी की मार्च में ही पेपर होने वाला है। खबर आई है कि मार्च में ही पेपर होने वाला है बीपीएससी टियर 3 का। इसलिए कि आप लोग दोस्तों तैयारी अपनी ज़ोर शोर से करते रहिए। और स्टेट का पेपर दोस्तों या तो फरवरी में हो जाएगा, या तो फिर उसी टाइम हो जाएगा, 1 हफ्ते पहले करा लेंगे बीपीएससी में, मार्च के पहले हफ्ते में, ये समझ लीजिए। इसलिए दोस्तों आप लोग, जैसा कि हम बता रहे हैं कि स्टेट का पूरा पाठ्यक्रम आप लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना तैयार कर लीजिए। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। आप जितने समय पढ़ने में आ जाएंगे हम पूरे वीडियो दोस्तों इकट्ठा आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। आप लोग पढ़ तो सकें पहले, तब तो हम वीडियो उपलब्ध करवाएं। बात तो ये यहाँ पर है, हमारे तो सभी वीडियो बने रखे हुए हैं। तो दोस्तों
अपनी तैयारी को थोड़ा गति दीजिए और एस्टेट का जो पूरा सिलेबस है उसका दोस्तों स्पीड के साथ आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, क्योंकि बीपीएससी का सुनने में आ रहा है कि फरवरी में 15 फरवरी से फार्म भरे जाएंगे बीपीएससी टीयर 3 के, और दोस्तों मार्च में पेपर हो जाएगा चुनाव के पहले ही। इसलिए अपनी गति बढ़ाइए पढ़ने की। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, अपने विषय वस्तु पर आते हैं सीधे। 38वां खंड महिलाचल उपन्यास। 2 दिन से बदली छाई हुई है, आसमान कभी साफ नहीं होता। 2-3 घंटों के लिए वर्षा रुकी, बूंदाबांदी हुई। तो क्या हुआ दोस्तों, 2 दिन से बदली छाई हुई है, आसमान कभी साफ नहीं होता। 2-3 घंटों के लिए वर्षा रुकी, बूंदाबांदी हुई, फिर फुहिया। एक छोटा सा सफ़ेद बादल का टुकड़ा भी यदि नीचे की ओर आ गया तो हरहराकर वर्षा होने लगती है। आषाढ़ के बादल। रात में मेढकों की टरटराहट के साथ असंख्य कीट पतंगों की आवाज़ शून्य में एक अटूट रागनी बजा रही है। टर्र टर्र मेक टर्र मेकू, झी झी झी, किर्र किर्र सी, किटिर किटिर झी टर्र। कोठारिन लक्ष्मी दोस्तों कौन, कोठारिन लक्ष्मी दासिन को नींद नहीं आ रही। चित्त बड़ा चंचल है, रह रहकर ऐसा लगता है कि उसके शरीर पर कोई पतंगा घुरघुरा रहा है। वह रह रहकर उठती है, बिछावन झाड़ती है, कपड़े झाड़ती है, लेकिन सरसराहट वह लालटेन की रोशनी तेज कर बीजक लेकर बैठ जाती है। जाना नहीं बूझा नहीं, समझू किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। कौन राह बतावे, नहीं उसने बालदेव जी को जाना है, अच्छी तरह पहचाना है। महंत सेवादास जी कहते थे लक्ष्मी बालदेव साधु पुरुष है, लेकिन बालदेव जी तो इतने लाजुक हैं कि कभी एकांत में बात करना चाहो तो थर थर कांपने लगे, चेहरा लाल हो जाए, लाज से या डर से। लेकिन विरह बाण से घायल लक्ष्मी का मन सिसक सिसक कर रह जाता है। विरह बाण जिहि लागिया, औषध लगे न ताहि, सुस्की सुस्की मरी मारी जीवे, उठे कराही कराही। किंतु बालदेव जी को क्या पता लक्ष्मी क्या करे। टर में कद झी ई टिक टिक झीरी। नहीं, लक्ष्मी अब नहीं सहेगी, वह बालदेव जी के पास जाएगी। मसहरी नहीं है बालदेव जी को, मच्छर काटता होगा, नहीं वह नहीं जाएगी। वह क्यों जाएगी, पानी पे आवत क्या फिरो, घर घर सायर बारी, त्रसावत जो वंत जो होएगा, पीवेगा झकमारी। रामदास महंत रामदास अब लक्ष्मी से बहुत कम बोलते हैं। वे नाम के महंत हैं, वो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। कितनी आमदनी और कितना खर्च होता है उनको क्या पता। 20 से ज़्यादा तो गिनना नहीं जानते, कौड़ी का हिसाब जानते हैं। रामदास जी समझ गए हैं कि यदि लक्ष्मी मठ को एक दिन के लिए भी छोड़ दे तो रामदास के लिए यहाँ टिका रहना मुश्किल होगा। लक्ष्मी जादू मंतर जानती है, क्या कागज पत्तर, क्या खेती बाड़ी और क्या हाकिम महाजन, सभी में वह अव्वल है। महंत रामदास जी समझ गए हैं कि यदि इज्जत के साथ बैठकर दूध मलाई भोग करना हो तो लक्ष्मी को जरा भी अप्रसन्न नहीं किया जाए। तन का ताप मन को चंचल तो करता है, लेकिन क्या किया जाए। यदि एक दासिन रखने का हुक्म लक्ष्मी दे दे तो गड़गड़ाम गड़गड़ बादल घुमड़ा, बिजली चमकी और हरहराकर वर्षा होने लगी। हाँ, अब कल से धन रोपनी शुरू होगी। जय इंद्र महाराज, बरसों बरसों। लेकिन बीचड़ के लिए धान कहाँ से मिलेगा। आज तो पंचायत में सभी बड़े मालिक लोग बड़ी बड़ी बात बोलते थे, कल ही देखना कैसी बात करते हैं। अपने खर्चा के जोग ही धान नहीं है। बीहन मतलब बीज, धान का पौधा, धान का छोटा पौधा नहीं है, मतलब ब्याड़ इसे कहते हैं दोस्तों बीहन को। बीहन मतलब बीज, धान का छोटा पौधा नहीं है, अथवा पहले हमको बोने दे। गड़गड़ाम गुड़ुम, बीहन का धान मालिकों को देना होगा, हमेशा देते आए हैं, इस बार क्यों नहीं देंगे। कालीचरण ऑफिस में सोए, अध सोए और लेटे लोगों से कहता है, और बार दूना लेते थे बिहन का दूना, इस बार सो सब नहीं चलेगा। यदि तहसीलदार मामा ने ऐसा प्रबंध नहीं किया तो फिर संघर्ष। बिजली चमकती है, बादल झूम झूम कर बरस रहे हैं। मंगला अब कालीचरण के आंगन में रहती है। मंगला दोस्तों अब कालीचरण के आंगन में रहती है। कालीचरण की माँ अंधी है। तो दोस्तों मंगला अब कालीचरण के आंगन में रहती है। कालीचरण की माँ अंधी है। कालीचरण की एक बेवा अधेड़ फूफू है। कालीचरण की एक बेवा मतलब विधवा
अधेड़ फूफू, फूफू मतलब बुआ है। मंगला की मीठी बोली सुनकर कालीचरण की माँ की आंखें सजल हो उठती हैं और फूफू की आंखें लाल। जब जब बिजली चमकती है पछवारिया घर के ओसारे पर सोई फूफू पुअरिया घर की ओर देखती है। आदमी की छाया नहीं बांस है, पुअरिया घर में सोई मंगला भी जगी है। बादलों के गरजने और बिजली के चमकने से उसे बड़ा डर लगता है। बचपन से ही वह बादल, बिजली और आंधी से डरती है। और यहाँ की वर्षा तो फिर बिजली चमकी। कौन? मंगला फुसफुसाकर पूछती है। कौन? भीगे हुए पैरों के छाप बिजली की चमक में स्पष्ट दिखाई देते हैं। सोनाए यादव अपनी झोपड़ी में 12 मासा की तान छेड़ देता है। एहि प्रीति कारण सित बांधल, सिया उदास श्री राम है। सावन है सखी सबद सुहावन, रिमझिम बरसत मेघ है। रिमझिम बरसत मेघ। कमली को डॉक्टर की याद आ रही है। कमली को दोस्तों, कमली कौन? तहसीलदार की बेटी विश्वनाथ बाबू की। तो कमली को डॉक्टर की याद आ रही है। कहीं खिड़कियां खुली ना हो, खिड़की के पास ही डॉक्टर सोता है। बिछावन भीग गया होगा, कल से बुखार है, सर्दी लग गई है, ना जाने डॉक्टर को क्या हो गया है। कहीं मौसी सचमुच में डायन तो नहीं? डॉक्टर को बादल बड़े अच्छे लगते हैं। कल कह रहा था मैं वर्षा में दौड़ दौड़ कर नहाना चाहता हूँ। छरर छरर बादल मानो धरती पर उतर कर दौड़ रहे हैं। छहर छहर छहर। बिरसा मांझी अब लेटा नहीं रह सकता। परसों गांव वालों ने मीटिंग किया है। बाहरी आदमी यदि चढ़ाई करे तो सब मिलकर मुकाबला करेंगे। कालीचरण भी था और बानदेव भी। संथाल बाहरी लोग हैं। तहसीलदार हरगौरी का सिपाही आज जमीन सब देख रहा था। अखता भदय धान पक गया है, काटेंगे क्या? किस खेत में कौन धान बोएंगे? तो क्या सचमुच में संथालों की जमीन छुड़ा लेंगे तहसीलदार? जमींदारी प्रथा खत्म हुई, लेकिन तहसीलदार जमीन से बेदखल कर रहा है। बात समझ में नहीं आ रही है, क्या होगा कल ही देखना है। जमीन पर हल लेकर आवेगा तहसीलदार, भदे धान काटने आवेगा, तब देखा जाएगा। पहले से क्या सोच फिक्र। वह अब लेटा नहीं रह सकता। लेटे ही लेटे मादल पर वह हाथ फेरता है। रीरी ता धिनता, गुड़गुड़ुम गुड़ुम से गुदुम बिजलियाँ चमकती है। कल बीचड़ मिलेगा या नहीं? बालदेव जी को मच्छर क्यों नहीं काटता है? काली चांद की फूफी सोती क्यों नहीं? और डॉक्टर की खिड़की बंद है या खुली? इसका जवाब तो कल मिलेगा। अभी जो यह सोनाए यादव 12 मासा आलाप रहा है, इसको क्या कहा जाए? गांव घर में गाने की चीज नहीं 12 मासा। अजीब है। यह सोनाए भी कुंवर विजय भानगिया लौरिक नहीं 12 मासा। खेत में रोपनी करते समय गाने वाला गीत 12 मासा। धान के खेतों में पाँवों की थप थप आवाज के साथ वह गीत इतना मनोहर लगता है कि आदमी सब कुछ भूल जाए। यह संथाल टोली में मंदार क्यों बजा रहा है बेवजह? और जब यह सोनाए 12 मासा गा ही रहा है तो 4 कड़ी सुनने दो बाबा। बेताल के ताल बजा रहे हो। वर्षा की छपछपाहट और बादलों की घुमड़न में मदार की आवाज़ स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ती है। गनीमत है ओ सोनाए ने अब झूमर 12 मासा शुरू किया है। अरे फागन मास रे गवना हो मोरा ओहत की पहिरुझू बरसंती रंग है। बाट चलेत आ केसिया संभरी बाह, अचरा है पवन झरे है ए ए। डॉक्टर अब गांव की भाषा समझता ही नहीं, बोलता भी है। ग्राम्य गीतों को सुनकर वह केस हिस्ट्री लिखना भी भूल जाता है। गीतों का अर्थ शायद वह ज़्यादा समझता है, सोनाए से भी ज़्यादा। अचरा है हे पवन झरे है, आंचल उड़ी उड़ी जाए। गांव के और लोग कहेंगे कि रात में रह रहकर वर्षा होती थी, आधा घंटा बाद फिर झरझर। लेकिन डॉक्टर कहेगा सारी रात वर्षा होती रही, कभी बूंद रुकी नहीं। विशाल बड़ के तने, करकट टीन के छप्पर वाले घर पर जो बूंदें पड़ती हैं, कोठी के बाग में झरझराहट कभी बंद नहीं हुई। तो सुबह हो गर्दख, सोनाए अब खेत में गीत गा रहा है। सोनाए अकेला नहीं है, सैकड़ों कंठों में एक एक बिरहन मैथिली बैठी हुई कूक रही है। आमजे कटहन तुतले बड़हल, निबुआ अधिक सुरेभ, मास आषाढ़ हो रामा, पंथ जनी चढ़िव, दूरहि से गरजत मेघ रे मोर। बाग में आम, कटहल, तूत और बड़हल के अलावा कागजी नींबू की डाली भी झुकी हुई है। और दूर से मेघ भी गरज कर कह रहा है, आ पंथी अभी राह मत चलना। लोग दूर के साथी को
अपने पास बुलाते हैं, विरह में तड़पते हैं, मेघों के द्वारा संदेश भेजते हैं और घर आया हुआ परदेसी बाहर लौट जाना चाहता है। नहीं नहीं, बिजली की हर चमक पर मैं चौंक चौंक कर रह जाऊंगी। बादल जब गरजते हैं तो कलेजे की धड़कन बढ़ जाती है। अरे मास आषाढ़ है गरजे घन, बिजुरी ई चमके सखी है ए मोहे तज कंता जाए परदेसा आ की उमड़ कमला माई है रे। कमला में बाढ़ आ जाए तो कंत रुक जाए। इसलिए कमला नदी को उमड़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जिसके कंत परदेश से लौट आए हैं उनकी खुशी का क्या पूछना। झुलनी रागनी उन्हीं सौभाग्यवतियों के हृदय में मिलनोच्छ्वास से झूम रही है। खेतों में मास आषाढ़ चढ़ल बरसाती, घर घर सखी सब झुलनी लगाती। झूली गावती मंगल बानी, सावन सखी अली है मस्त जवानी। देखो 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 सखीरी ब्रजवाला, कहाँ गए जसोधा कुमार नंदलाला। देखो देखो घर का कंत कहीं गांव में ही राह न भूल जाए। देखो देखो कहाँ गए, किसी की झुलनी पर झूल तो नहीं रहे। चाय कौन? कमला। डॉक्टर अचकचा जाता है। हाँ चमकते हो क्या? तुमको भी सुई का डर लगता है? यह मीठी दवा नहीं, मीठी चाय है डॉक्टर साहब। जब चाय पीकर ही जीना है तो आंखें खुलते ही गर्म चाय की प्याली सामने रखने की जरूरत है। कमला पास की कुर्सी पर बैठकर चाय बनाती है। प्यारू खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। प्यारू को इतना खुश बहुत कम देखा गया है। अब समझे यह प्यारू नहीं कि हर बात में नहीं कर टाल दिया। चाय बनावे तो नहीं, अंडा बनावे तो नहीं, खाना परोसे तो नहीं। अब समझे। तो दोस्तों अब देखेंगे हम मैलांचल उपन्यास का 39वां खंड। 39वां। संथाल लोग गांव के नहीं बाहरी आदमी हैं। जरा विचार कर देखो, यह तंत्रिमा का सरदार है। अच्छा तुम ही बताओ जगरू, तुम लोग कौन ततमा हो? मगहिया हो ना? अच्छा कहो, तुम्हारे दादा ही पश्चिम से आए और तुम्हारी बेटी तिरहुतिया तंत्रिमा के यहाँ ब्याही गई है। मगहिया चाल चलन भूल गए। अब तिरहुतिया और मगहिया एक हो गए। लेकिन संथालों में भी कमार है, मांझी है। वे लोग अपने को यहाँ के कमार और माझी में कभी खपा सकें, लेकिन खपा सके नहीं। वे तो हमेशा हम लोगों को ही छोटा कहते हैं। गांव से बाहर रहते हैं। कहो तो गाने किसी संथाल को विदेशिया का गाना या एक कड़ी चैती कभी नहीं गावेगा। इसका दारू हरगिज नहीं पिएगा। जब पिएगा तो पचाए ही समझो। सोचो, तहसीलदार साहब दरवाजे पर बैठे हुए बीहन लेने वालों से कहते हैं 150 से ज़्यादा लोग हैं। कालीचरण जी भी हैं, वासुदेव जी और बालदेव जी भी हैं। तहसीलदार साहब एकदम ठीक कह रहे हैं। नी भाई, जो भी हो तहसीलदार साहब ही एक आदमी है जो कि गांव की भलाई बुराई की बात समझते हैं। ठीक कहते हैं तहसीलदार साहब, एकदम से फाटक खोल हुक्म दे दिए। कोई बात नहीं, इस बार तुम लोगों को संदेह क्यों हुआ? अधियादार लोग ही बीहन के वाजिब हकदार है। और जो लोग मेरे अधिया नहीं हैं उन्हीं से पूछो कि किसी साल हमने लौटाया है किसी को। तब यह है कि पिछले साल जैसी उपज हुई थी सो तो देखा ही हुआ है। तिस पर पैड़ी ले भी कानून का देना अभी बाकी है। बहुत कोशिश पैरवी करके किसी तरह 100 मन कराया है। हरगौरी बाबू की कृपा से तो 500 मन लग गया था। इनसे शायद दरोगा साहब ने पूछा और उन्होंने बता दिया कि 5000 मन धान होता है। वह तो थाना कांग्रेस के सेक्रेटरी ने कितनी कोशिश करके इसको 100 मन बनाया है। कल हरगौरी बाबू से पूछ रहे थे कि कहिए बाबू हरगौरी जी, यदि 500 मन धान अभी दे देते तो गांव वालों को बीहन और खर्चा कहाँ से मिलता? तहसीलदार होने से ही नहीं होता। ठीक बात, वाजिब कहते हैं तहसीलदार साहब। कालीचरण के मन में बहुत से सवाल आते हैं पर वह नहीं पूछेगा। उस दिन सेक्रेटरी साहब ने साफ कह दिया कि कामरेड, अभी संघर्ष मत छोड़ो। सबसे पहले अभी किसी एक इलाके में एक एरिया लेकर इसको इस पारबिन एक्सपेरिमेंट करेंगे। तब उसके बाद और इलाके में इसके लिए हुक्म देंगे। सो भी संघर्ष से 1 महीना पहले दरखास्त लेना होगा लोगों से, फिर इंक्वायरी, फिर एजुकेटिव मीटिंग, तब जाकर राय मिलेगी कि संघर्ष करना चाहिए कि नहीं। मेल माफत और पंचायत से अभी जो काम चलाइए,
कुछ दिनों के बाद तो पार्टी एकदम धावा बोल देगी। हाँ, तहसीलदार साहब ठीक कहते हैं, कालीचरण भी कहता है, बालदेव जी भी कहते हैं, बावन दास कहाँ है, पुरैनिया से लौटकर नहीं आया है। हरगौरी बाबू भी अच्छी तरह समझ गए हैं कि काली टोपी वाले नौजवानों की लाठियों से ज़्यादा खतरनाक हथियार है कानूनी नुक्स। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद इसके माहिर हैं, उनसे अभी बैर लेना ठीक नहीं। सिंह जी को हरगौरी की तहसीलदारी पर पूरा भरोसा था, काली टोपी वाले संयोजक जी पर पूरा विश्वास था, लेकिन तहसीलदार विश्वनाथ ने तो कानून की ऐसी लकड़ी लगाई है कि भूमिहार भी मात। राजपूत का बल्लम बरजा उसके आगे क्या करेगा। ऊपर से कितना हंसमुख और कितना मीठ बोलिया है तहसीलदार विश्वनाथ, लेकिन पेट में जिलेबी का चक्कर है। राज का नया सर्किल मैनेजर दांतों तले उंगली दबाता है, ऐसा कानूनची आदमी कहाँ इस्तीफा दे दो, इसलिए तड़ाक से दे दिया। कांग्रेसी का लीडर हो गया, हद है, इससे पार पाना मुश्किल है। हरगौरी ने दोस्तों सिंह जी के नाम संथाल टोली की 25 एकड़ जमीन बेनामी करवाई है, जिसमें से 2 एकड़ सिंह जी को मिलेगी। खिलावन ने भी 5 बीघा संथाल टोली की बंदोबस्त ली है। बेतार की का खबर, सुमृत दास कोयरी टोला वालों से कहता है, यदि हरगौरी तहसीलदार ने तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के नाम 200 बीघे और मेरे नाम से 50 बीघे की लिखा पढ़ी नहीं की तो फिर देख लेना। हाँ, कायस्थ है, खेल नहीं। सुमृत दास बेतार अब फिर तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के साथ है। अब तो जैसे हरगौरी तहसीलदार वैसे विश्वनाथ तहसीलदार, लेकिन शर्त यही है, संथालों को सब मालूम है, अभी बालदेव जी, बावन दास जी और कालीचरण जी सब एक हो गए। संथाल लोग अच्छी तरह जानते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं। धर्मपुर में देखा नहीं, ऐसा ही हुआ, इसलिए बड़े बूढ़े ठीक कहे गए हैं, यहाँ के लोगों का विश्वास मत करना, जब जिससे जो फायदा हो ले लेना, मगर किसी के साथ मत होना। संथाल संथाल है और दिक्कू दिक्कू। संथाल लोग गैर संथाल को दिक्कू कहते हैं। तो दोस्तों, दिक्कू किसे कहते हैं? संथाल लोग गैर संथाल को दिक्कू कहते हैं। पाचाए देह को पत्थल की तरह मजबूत बनाता है, और पीकर देखो यहाँ का दारू, पत्थल को गला देगा, हरगिज नहीं। दिक्कू आदमी भट्ठी का दारू, इसका विश्वास नहीं। अरे तीर तो है, यही सबसे बड़ा साथी है, साथी छोड़ सकता है, तीर कभी चूकता नहीं। चुनका माझी क्या बोलता है, डॉक्टर से क्या पूछने गया था, पूछना चाहिए था कालीचरण से, बालदेव जी से, तहसीलदार साहब से। बालदेव और कालीचरण लोगों को ध्यान दिला रहे हैं तहसीलदार साहब से। डॉक्टर ने कहा कि तुम लोग ही जमीन के असल मालिक हो, कानून है जिसने 3 साल तक जमीन को जोता बोया है, जमीन उसी की होगी, डॉक्टर ने कहा है। डॉक्टर ने सीनिया मुर्मू हंसती है। डॉक्टर हम लोगों का नाच देखना चाहता है, रोज टोकता है। जबान जोगिया माझी तीर से पूंछ पर जंगली हंस के पैरों को बांधते हुए कहता है, डॉक्टर ने खरगोश का दाम दिया था 10 रुपया, 12 रुपया दर्जन चूहा, 2 सियार के बच्चों का दाम 50 रुपया। दे सकता है कोई बड़ा आदमी इतना दाम? सरकारी आदमी है मगर घूसखोर नहीं। कालीचरण को एकांत में कहती है मंगला देवी, एकदम अनुनय करके कहती है, काली तुम मत जाना, संथाल लोग नहीं मानेंगे, जरूर तीर चलावेंगे। मैं जानती हूँ, तुम नहीं जानते काली बाबू, ये लोग कैसे होते हैं, उनकी सूरतें भ्रम में डालने वाली हैं। देखने से पता चलेगा कि बहुत सीधे हैं, मगर तुम मत जाना काली, तुम्हें मेरे सिर की कसम। ठीक ही तो है, जो सरगना मेंबर है वे क्यों जाएंगे? वासुदेव, सुनग और सनिचर भी नहीं जाएगा। हाँ, प्यारे भी नहीं जाएंगे। सोमा जट जाएगा, जाने दो, वह मेंबर नहीं है। बालदेव जी तो ऐसी जगह जाएंगे ही नहीं, वहाँ हिंसा का भय है, वे नहीं जा सकते। तहसीलदार साहब लीडर हुए हैं, खुद जाएं या लठैतों को भेजें, हिंसा करें या अहिंसा करें। बालदेव जी तो सिर्फ चवन्निया मेंबर हैं। बावन दास यदि रहता तो अभी अकेले सबको मैं तहसीलदार विश्वनाथ के कानून के मात कर देता, लेकिन उसका दिमाग खराब हो गया है।
7 दिन हुए चिट्ठी लिखाने गया था सो लौटा नहीं, गांधी जी को चिट्ठी देगा। गांधी जी को इतनी फुर्सत कहाँ है, बाबा जो तुमको जवाब देंगे। लेकिन नहीं, बावन ने बहुत बार चिट्ठी लिखवाई है और हर बार जवाब आया है। भाई बावन दास जी, आपका खत मिला। उस बार शशांक जी सबको पढ़कर सुना रहे थे। महात्मा जी ने बावन दास को प्रणाम लिखा है। तो दोस्तों उस बार शशांक जी सबको पढ़ कर सुना रहे थे। क्या सुना रहे थे? महात्मा जी ने बावन दास को प्रणाम लिखा है। बावन दास को महात्मा भी भगवान कहते हैं। बावन जरूर अवतारी आदमी है, वह ठीक कहता है। आ भारत माता और भी जार बेजार हो रही है। मैया रे मैया, बाबा हो बाबा। कौन रोती है? रमपियरिया रोती है। उसके भाई गनौरी को तीर लग गया। कहाँ गया? किसने मारा? संथालों ने। कहाँ? लोग भागे क्यों आ रहे हैं? गांव में कुत्ते भूंक रहे हैं, कौवे काँव काँव कर रहे हैं। जोतकी काका ठीक कहते हैं, गांव में चील काग उड़ेगा। हसेरी बलवा, लाठी निकाल रे। कहाँ हसेरी? भाला निकालो रे। कहाँ हसेरी? कैसा बलवा, क्या बात है? संथाल लोग तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के 40 बीघा वाले बिहिन के खेत में बिहिन लूट रहे हैं। नई बंदोबस्ती वाली जमीन में नहीं भाई, अपनी खास जमीन में, कोठी के पास वाली जमीन में। लाठी निकालो। गनौरी ने हल्ला किया, तीर छोड़ दिया। जांघ में लगा है तीर, लहू की नदी बह रही है, बेहोश है, अस्पताल में डॉक्टर लाया गया है। संथाल लोग बेखौफ धान का बीचड़ उखाड़ रहे हैं। चलो चलो मारो, साला संथाल बाहरी आदमी जान जाए तो जाए। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की ही जमीन पर धावा किया है। चलो रे। भाव भाव भू भाव भाव भू ऊ, कुत्ते परेशान है भूखते भूखते। रिंग 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 डा 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 डा। संथालों के डिग्गा और मदाल एक स्वर में बोल उठे, रिंग 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 डा 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 डा। आज रिंग रिंगता धिनता अधवा, डा डिग्गा नहीं, सिर्फ रिंग 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 डा 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 डा। यह खेत में बजा रहा है, संथालियों को सचेत कर रहा है। तुम लोग भी तैयार रहो, डा 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 डा। संथाली ने जवाब देती है, री 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 री, अर्थात तैयार हैं। जूड़े में फूल खोसने में बस जितनी देर लगे तैयार हैं। जय काली माई की जय। 200 गलों की आवाज़ सुनकर काली थान के बड़गाछ पर बैठे हुए कौवे एक ही साथ काँव काँव कर उड़ते हैं। कुत्ते और भी जोर से भूंकने लगते हैं। जय काली माई की जय, महात्मा गांधी की जय, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, सोशलिस्ट पार्टी जिंदाबाद, झंडा हिंदू राज का, हिंदू राज की जय, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की जय, बालदेव जी की जय। घेर लो चारों ओर से, भागने न पावे, हो। अब नारा नहीं, सिर्फ हो। घेर घेर मारो, हो। तीर चला रहा है, लेट जाओ, तीर चलाओ, मारो उलेटा चलाओ। बिरसा माझी भागा जा रहा है, मारो भाला। बिरसा पानी में गिर पड़ा, छपू, भाला लग गया। सुखानू को क्या हुआ? तीर लग गया कलेजे में। संथालिन भी तीर चलाती है, बच्चे भी। बिरसा माझी गिर पड़ल रे, डा 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 डा, री 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 री। गिरने दो, तुम भी गिरो, बैठ के तीर चला सोनिया। सूखी मुरलू गिरल रे, डा 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 डा। गिरने दो, तुम भी गिरो, रिग 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 रिग। जगारी बेटा, ठीक निशाना लगा बेटा। हरगौरी तहसीलदार के कलेजे पर, हाँ वाह बेटा, डा 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 डा। हरगौरी तहसीलदार गिरल रे, गिरने दो, री 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 री। तहसीलदार हरगौरी गिर पड़ा। भागो मत, सुने तुम लोगों को अपना माँ बहन की कसम, गुरु देवता की कसम, काली किरैया, जो भागे वह दोगला। संथालों के तीर खत्म हो रहे हैं, अब घेर के मारो। मंगलदास को संभालो, चलो। जय काली माई की जय, मारो मारो भाला। अरे बच्चा नहीं है, इसी ने तहसीलदार को मारा। वाह बहादुर, ठीक है। अब लगाओ गुलेटा उस बूढ़ों को, साला डिग्गा बजा रहा है, भाग रहा है। साले सब भाग रहे हैं, घेरो, भागने न पावे। संथाली ने पाट के खेत में छिपी हुई है, घेर लो। एकदम फ्री आज़ादी है, जो जी में आए करो। बूढ़ी जवान बच्ची जो मिले आज़ादी है। पाट का खेत है, कोई परवाह नहीं, फांसी हो या काला पानी, छोड़ो मत। संथाली ने भी रोती हैं, दर्द से छटपटाती हैं, चिल्ला चिल्ला कर रोती हैं या गाती हैं। कुहटाम मचा हुआ है पाट के खेतों में, कोठी के जंगल में। कहाँ 200 आदमी और कहाँ 2 दर्जन संथाल, 1.5 दर्जन संथाली ने। सब ठठा, सब ठंडा। संथाल टोली के 4 आदमी ठंडे हुए, 7 घायल हुए और 1 लड़के की हालत खराब है। संथाली ने दोहरे दर्द से कराह रही हैं। तहसीलदार की हसेरी में 10 गुंडे ठंडे, 12 बुरी तरह जख्मी हुए और 30 आदमी को मामूली घाव लगा। संथाल टोली को लूट लिया गया। तहसीलदार हरगौरी की हालत बहुत खराब है, शायद नहीं बचेंगे।
तो दोस्तों ये था क्या कहते हैं 39वां खंड मैलांचल उपन्यास का। अब दोस्तों इसके आगे हम पढ़ेंगे 40वां खंड अगले वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में दोस्तों जाइए। प्लेलिस्ट में गोदान उपन्यास के सभी भाग देखिए, मैलांचल उपन्यास के 39 खंड देखिए। और दोस्तों जो कहानी हमारे पाठ्यक्रम में लगी हैं सभी 6 कहानियों का अध्ययन करिए प्लेलिस्ट में। फिर मिलते हैं इसके आगे। धन्यवाद दोस्तों।